सीरियस बिपिन रावत पर इतना भरोसा क्यों करते थे मोदी? क्यों दूर से देखकर खुश हो जाते थे मोदी? देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। ये न्यूज पूरे देश के लिए किसी सदमे से कम नहीं। इस दर्दनाक हादसे ने वैसे तो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, लेकिन जिस शख्स को इस घटना का सबसे ज्यादा दुख हुआ वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, जनरल बिपिन रावत एक शानदार सैनिक थे, सच्चे देशभक्त जिन्होंने सेना के आधुनिकीकरण में अहम भूमिका निभाई। सामरिक और रणनीतिक मामलों में उनका दृष्टिकोण अतुलनीय था। उनके नहीं रहने से मैं बहुत दुखी हूं। भारत उनके योगदान को कभी नहीं भूल पाएगा। नरेंद्र मोदी को जनरल रावत पर कितना भरोसा था, इसकी भनक उसी वक्त लग गई थी जब सभी नियम कायदों को दरकिनार करते हुए उन्हें थल सेना प्रमुख बनाया गया था। जनरल रावत का थल सेना प्रमुख बनना एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं था। उन्हें सेना की कमान उनके 2 सीनियर अधिकारियों की सीनियरिटी को इग्नोर करके दी गई थी। उस वक्त सीनियरिटी के हिसाब से ईस्टर्न कमांड के प्रमुख जनरल प्रवीण बख्शी और दक्षिणी कमांड के प्रमुख पी मोहम्मद अली हारिस को यह कमान मिलनी चाहिए थी। यह मोदी का जनरल रावत पर भरोसा ही था, जिन्होंने किसी की परवाह न करते हुए उन्हें आर्मी का प्रमुख बना दिया। ऐसा नहीं था कि नरेंद्र मोदी की पर्सनल चॉइस थी। दरअसल कई डिफेंस एक्सपर्ट्स को लगता था कि बिपिन रावत देश के सामने मौजूद चुनौतियों का सामना करने में सक्षम। उस वक्त भारत के सामने 3 बड़ी चुनौतियां थी। सीमा पार से आतंकवाद पर लगाम लगाना, पश्चिमी छोर से प्रॉक्सी वॉर को रोकना और पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादियों पर लगाम लगाना। जनरल रावत को पिछले 3 दशकों से टकराव वाले क्षेत्र में सेना के सफल ऑपरेशंस चलाने का उनके पास सबसे ज्यादा उम्दा अनुभव था और सक्सेस रेट बहुत हाई थी उनकी। जनरल रावत के पास उग्रवाद और लाइन ऑफ कंट्रोल की चुनौतियों से निपटने का भी 1 दशक का अनुभव था। पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद को काबू में करने और म्यांमार में विद्रोहियों के कैंप को खत्म करने में भी जनरल रावत की अहम भूमिका मानी जाती है। 1986 में जब चीन के साथ तनाव बढ़ा था, तब जनरल रावत सरहद पर एक बटालियन के कर्नल कमांडिंग थे। जनरल रावत के करियर के इस अनुभव से पीएम मोदी काफी प्रभावित थे और इसीलिए उन्हें सेना की कमान सौंपने में सीनियरिटी की परवाह नहीं की गई। उस वक्त मोदी के इस फैसले की काफी आलोचना भी हुई थी। देखा जाए तो भारतीय सेना का प्रमुख बनाने में सीनियरिटी को अनदेखा करने वाले नरेंद्र मोदी कोई पहले प्रधानमंत्री नहीं। उनसे पहले 1983 में इंदिरा गांधी ने भी लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा की सीनियरिटी की परवाह किए बिना उनके जूनियर लेफ्टिनेंट जनरल ए.एस. वैद्य को सेना की कमान सौंपी थी। इंदिरा गांधी के इस फैसले के विरोध में जनरल एस.के. सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 31 दिसंबर 2019 में जनरल रावत को एक और बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। 2019 में पहली बार सीडीएस की पोस्ट जनरेट की गई, बनाई गई। तब इसकी कमान रावत के हाथों में सौंपी गई। मंशा थी तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाना। रावत इस दिशा में तेजी से काम कर रहे थे। प्रधानमंत्री को भी पूरा भरोसा था कि रावत ही इसके लिए सबसे सही थे। उनका विजन काफी क्लियर था। वो फ्यूचर की चुनौतियों को काफी अच्छी तरह से समझते थे। जनरल रावत जब सेना प्रमुख बने तो कुछ ही महीनों में चीन के साथ डोकलाम में चीन और भारत के बीच झड़प हो गई। डोकलाम भूटान में और वहां चीन सैन्य ठिकाने बना रहा था। भारत ने वहां अपने सैनिकों की तैनाती कर दी और कहा कि ये सेना प्रमुख जनरल रावत की अग्रेसिव मिलिट्री पॉलिसी का हिस्सा है। जनरल रावत ने डोकलाम संकट के दौरान ही कहा था कि भारत 2.5 मोर्चों से युद्ध के लिए तैयार। यहाँ 2.5 मोर्चे से मतलब चीन, पाकिस्तान और देश में मौजूद विद्रोही गुटों से था। जनरल रावत के इस बयान पर चीन की ओर से कड़ी आपत्ति भी आई थी। देश की सुरक्षा को लेकर कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी और बिपिन रावत की सोच एक जैसी थी। एक और मामले में पीएम और बिपिन रावत की सोच बहुत ज्यादा मिलती थी। पीएम मोदी की तरह बिपिन रावत का भी फोकस आत्मनिर्भर भारत पर बहुत ज्यादा था। वो अक्सर इसकी वकालत करते थे। हाल में एक प्रोग्राम में उन्होंने 2 टूक कहा था कि देश को स्वदेशी हथियारों और तकनीक की जरूरत है। रीजनल पावर बनने का सपना उधार ली गई ताकत से पूरा नहीं किया जा सकता। हमें इस देश में गंभीरता के साथ विचार करने की जरूरत है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने युद्ध की परिभाषा बदल दी।
आज सभी देश ऐसे तरीकों का इजाद कर रहे हैं जिनसे बिना आमने सामने लड़ाई युद्ध किए जाएंगे। सशस्त्र सेनाओं को भविष्य के युद्धों के लिए तैयार रहना चाहिए। जनरल रावत लगातार राजनीतिक बयान देते थे और उन बयानों में जो सोच होती थी वह बीजेपी के करीब दिखती थी। इसीलिए उनके विरोधी उन्हें आरएसएस का प्रचारक भी कहने से पीछे नहीं चूकते थे। इसके अलावा जनरल रावत देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के भी करीबी थे और प्रधानमंत्री मोदी अजीत डोभाल का काफी सम्मान करते हैं। 2016 में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक में भी जनरल रावत की अहम भूमिका मानी जाती थी। जनरल रावत हमेशा स्पष्ट और सीधा बोलते थे। जब सरकार की ओर से चीन का नाम तक लेने में परहेज किया जा रहा था तब जनरल रावत चीन का नाम लेकर बोलते थे और कई बार वो काफी कंट्रोवर्शियल बयान भी दे दिया करते थे। जनरल बिपिन रावत ने 26 दिसंबर 2019 को कहा था, नेता वो होते हैं जो सही दिशा में लोगों का नेतृत्व करते हैं। बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उससे शहरों में हिंसा और आगजनी बढ़ रही है। नेतृत्व ऐसा नहीं होना चाहिए। जनरल रावत के इस बयान पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई थी। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा था, जनरल रावत के इस बयान से स्पष्ट हो जाता है कि मोदी सरकार के दौरान स्थिति में कितनी गिरावट आ गई है कि सेना के शीर्ष पद पर बैठा व्यक्ति अपनी संस्थागत भूमिका की सीमाओं को लांघ रहा है। येचुरी ने सेना प्रमुख से उनके बयान के लिए देश से माफी मांगने को कहा था। साथ ही सीपीएम ने सरकार से भी मामले में संज्ञान लेते हुए जनरल की निंदा करने की मांग की थी। जनरल रावत के इस बयान पर AIMMI के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने पद की सीमाओं को जानना चाहिए, तभी वो एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। जनरल रावत चीन को लेकर भी बेबाक राय रखते थे। उनका कहना था कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। कई बार तो उनके ही दिए गए बयानों की वजह से सरकार को भी परेशानियों का सामना करना पड़ गया था। अभी चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति को बदल दिया है और ये जनरल रावत के CDS रहते ही हुआ। कई ऐसी चीजें हैं जो अगले CDS के लिए बड़ी चुनौती होंगी। इसके लिए बिपिन रावत इसराइल के साथ भी संबंध मजबूत करने के पक्षकार थे। उनकी मौत पर इसराइल के कई बड़े नेताओं की दुख जताते हुए कई प्रतिक्रियाएं आई हैं। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से लेकर वहां के पूर्व प्रधानमंत्री तक ने दुख जताया है। इसराइल के रिटायर्ड आर्मी जनरल बेनी गेट्स ने ट्वीट कर कहा कि जनरल रावत इसराइल डिफेंस फोर्स के सच्चे पार्टनर थे। दोनों देशों में सुरक्षा सहयोग बढ़ाने में जनरल रावत की अहम भूमिका थी। वो जल्द ही इसराइल आने वाले थे और शायद उनकी कोशिशों के कारण नरेंद्र मोदी इसराइल जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं, वरना इससे पहले सभी प्रधानमंत्री इसराइल आने से बचते थे। और इस बात से भी पता चलता है कि मोदी जी बिपिन रावत का कितना सम्मान करते थे। जनरल रावत की मौत देश के लिए एक बड़ा नुकसान है। उनकी और सरकार के बीच सामंजस्य की वजह से कई बड़ी समस्याओं पर क्विक एक्शन लेना संभव हो पाया था। सर्जिकल स्ट्राइक उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जाहिर है पीएम मोदी को भी उनकी कमी हमेशा खलेगी। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों बिपिन रावत प्रधानमंत्री के इतने खास थे। तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि जनरल बिपिन रावत के खिलाफ बोलने वालों के मुंह बंद हो सके। शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।